नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम फेस टू फेस में। और हमारे साथ आज बात करने के लिए 2015 बैच के आईएएस अधिकारी, लखनऊ नगर निगम के नगर आयुक्त अजय द्विवेदी जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका JK 24/7 न्यूज़ के फेस टू फेस कार्यक्रम में। सर, चर्चाएं तो होती रहेंगी, चर्चा हमें बढ़ानी भी है, लेकिन उसके पहले लखनऊ की जनता के साथ साथ यह कार्यक्रम तमाम दर्शक देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार लखनऊ के नगर आयुक्त की प्रोफेशनल बैकग्राउंड या उनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। मैं मूल रूप से ग्वालियर का रहने वाला हूं और मेरी स्कूलिंग ग्वालियर से ही हुई। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया है, IIT दिल्ली से। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में। और उसके बाद IAS में आने से पहले मेरा चयन IRS में हुआ था, इनकम टैक्स में। उसके बाद जो है मेरा चयन IAS में हुआ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने बीटेक किया है, क्या कुछ खास वजह रही आपने बीटेक करने के साथ साथ फिर सिविल सर्विसेज की ओर आपने रुख किया, या परिवार में किसी को देख के आपको इंस्पिरेशन मिली कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए या इस ओर हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल बैकग्राउंड बीटेक रहा? इसमें जब स्कूल में हम लोग पढ़ते थे तो IAS ऑफिसर्स कई बार हमारे स्कूल में आते थे, तो उनको देख के हम लोग बड़े रोमांचित होते थे। बट उस समय ये अंदाज़ा नहीं था, बहुत इसका महत्व जानकारी नहीं थी। कॉलेज में आने के बाद सर्विसेज के बारे में जानकारी मिली, इनका महत्व पता चला। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि सिविल सर्विस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा जा सकता है और उनकी जो कई सारी समस्याएं हैं जिनका निदान किया जा सकता है और सीधे सीधे लोगों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। इंजीनियरिंग में भी आप देश की सेवा करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, बट सेवाओं के माध्यम से आप सीधे फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो वो एक संतुष्टि मिलती है कि सीधे आपके द्वारा किसी की मदद की गई। और इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज के जॉब होते हैं, IAS है, इसमें काफ़ी डाइवर्सिटी होती है। कई प्रकार के काम विभिन्न आयामों में हम लोग काम करते हैं। कुछ दिन पूर्व मैं रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहा था, जहाँ पे हम लोग पंचायती राज देखते हैं, SBM देखते हैं। और आज मैं अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में भी हम रूटीन की जो साफ़ सफाई है, डोर टू डोर कलेक्शन है, रैन बसेरे हैं, और दूसरी तरफ हम म्यूनिसिपल बॉन्ड जैसी एडवांस्ड इशू से भी डील करते हैं। तो एक बड़ी डाइवर्सिटी है इस जॉब में। बिल्कुल सर, 2015 बैच से आपने IAS 2015 बैच के IAS अधिकारी हैं आप। तमाम जगहों पे पोस्टिंग मिली, तमाम पदों पर काम किया। क्या लगता है सर, 2015 से लेकर अब तक आपको सबसे मनचाही पोस्टिंग कौन सी मिली? देखिए, सभी जो असाइनमेंट मिले हैं सभी अपने आप में महत्वपूर्ण रहे हैं और अभी सारे असाइनमेंट करियर प्रोग्रेशन में रहे हैं। मैं इससे पहले जॉइंट मजिस्ट्रेट रहा बाराबंकी में, एज SDM काम करने का अनुभव वहाँ भी अच्छा रहा और बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे काम करके। सोनभद्र में मैंने CDO के रूप में काम किया, रूरल डेवलपमेंट को देखा, वहाँ भी अपने आप में एक अच्छा अनुभव था। सोनभद्र एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा सुदूर है, आदिवासी बाहुल्य जिला है। वहाँ पे जो विकास के कार्यक्रम हैं उनको अंजाम देना अपने आप में एक अच्छा अनुभव था। और जब मैं वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ लखनऊ के लिए, तो उसके चंद दिन बाद ही हमारी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग आई थी, जिसमें लखनऊ को जो है, सोनभद्र को जो है प्रथम स्थान भी मिला था। तो वो भी असाइनमेंट अच्छा था। और उसके बाद अब यहाँ नगर निगम का असाइनमेंट मिला है। तो साफ़ सफाई के प्रति मेरी रुचि शुरू से ही रही है, अपने घर में भी थी और हमेशा से ये एक मन में रहता था कि हमारा जो परिवेश है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, कुछ समय इंदौर में भी रहा हूँ और इंदौर में मैंने स्वयं से देखा है कि साफ़ सफाई का स्तर वहाँ अच्छा है। तो हमेशा एक प्रेरणा मिलती थी कि अगर मौका मिले तो हम भी जिस शहर में मौका मिले तो उसको साफ़ सुथरा करने का प्रयास करेंगे। तो आज वो मौका इस असाइनमेंट के रूप में मिला है। सर, इसी से जुड़ा सवाल है, आपको बाराबंकी में बुलडोजर किंग के नाम से जाना जाता है, क्या वजह है उसके पीछे? और जब से आपकी लखनऊ पोस्टिंग हुई है, जब से आपने लखनऊ नगर आयुक्त का कार्यभार संभाला है, हवा भी कुछ उस ओर चल रही है, चूंकि आप बाद में पहुंचते हैं और जिन्होंने अवैध अतिक्रमण कर रखा है बुलडोजर वहां पहले पहुंच जाता है। देखिए, मेरा जो SDM के रूप में बाराबंकी में जो असाइनमेंट था, तो SDM का मूल काम जो है राजस्व विभाग का होता है, जो सरकारी ज़मीनें हैं उनको सुरक्षित रखना
उस पर कोई इंक्रोचमेंट ना हो। तो इसमें हमने विशेष रूप से प्रयास किया था, जो भी अवैध कॉलोनियाँ थी वहाँ पे और जो रोड पे इंक्रोचमेंट थे जिससे आम जनता को जो कठिनाई होती है, तो उसमें नगर निगम के साथ मिलकर हमने एंटी इंक्रोचमेंट अभियान चलाया था। तो इसी यहीं से ये नोमेनक्लेचर जो आप बता रहे हैं संभवतः निकला होगा। सर, म्युनिसिपल बॉन्ड की बात चल रही है, लगातार अखबारों की सुर्खियों में म्युनिसिपल बॉन्ड को छाया देख रहे हैं हम। लखनऊ नगर निगम को इससे कितना फ़ायदा है, चूँकि उत्तर प्रदेश में लखनऊ का नगर निगम पहला नगर निगम होगा जिसने ये बॉन्ड जारी किए हैं। लखनऊ की जनता को इससे कितना फ़ायदा होने वाला है? इसमें देखिए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे उत्तर भारत का ये पहला म्युनिसिपल बॉन्ड है जो किसी नगर निगम द्वारा जारी किया गया है। तो ये अपने आप में एक प्रतिष्ठा की बात है और जो हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन है ये उसको इंडिकेट करता है, और इन्वेस्टर्स की जो लिए जो क्रेडिबिलिटी है लखनऊ नगर निगम की, ये उसको इंडिकेट करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो हमारा बॉन्ड था ये ओवर सब्सक्राइब हुआ, 4.5 गुना सब्सक्रिप्शन इसका हुआ, 450 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें आया, 200 करोड़ का हमारा शासन से अनुमति थी, तो जिसको हम जो है पैसा भी हमको मिल चुका है। इसमें इससे हम एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में विभिन्न वर्गों के लोगों को रहने की सुविधा मिलेगी, और उसमें एट द एंड ऑफ द डे कुछ प्रॉफिट भी हम लोग नगर निगम को मिलेगा, और उस प्रॉफिट को हम विकास कार्यों में जो है उपयोग कर सकेंगे। सो ये म्युनिसिपल बॉन्ड जो जारी हुआ है ये उत्तर भारत में पहला है, और ये लखनऊ के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक उपलब्धि के रूप में है। बिल्कुल सर, लगातार लखनऊ नगर निगम में डंपिंग स्टेशन की को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी रही। कूड़ा उठ रहा है, ठेलों के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से जा भी रहा है। जोन 6 में दुबग्गा के पास एक डंपिंग स्टेशन बनाया गया है, मगर वो खुले में है, अव्यवस्थित है। डंपिंग स्टेशन को लेकर के नगर निगम की तरफ से क्या सोचा गया है, क्या रणनीति? इसमें जो हमारा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का जो मैकेनिज्म होता है उसके अंतर्गत हमारे कूड़ा वाहन है जो घरों से कूड़ा उठाते हैं, और उसके बाद वो उसको ट्रांसफर स्टेशन पे लेके जाते हैं, जो कई बार 5 से 10 किलोमीटर के बीच की दूरी में स्थित होता है, और वहाँ से बड़े वाहनों से कूड़ा जो है प्रोसेसिंग प्लांट पे जाता है। पूर्व में हमारे पास गाड़ियों की संख्या कम थी। अगर हम 1000 हाउस होल्ड पे एक गाड़ी के अनुपात को मानते हुए चलें, जो कि इंदौर में मानक का पालन किया जा रहा है, तो हमको लगभग 600 गाड़ियों की लखनऊ में आवश्यकता है। उसके सापेक्ष हमारे पास मात्र 200 गाड़ियाँ थीं। अभी 220 गाड़ियाँ हमने और ख़रीदी हैं, और आगे और जल्द ही हम खरीद करने वाले हैं, तो हमारी ये संख्या पूरी हो जाएगी। तो अभी जो अस्थायी पड़ाव घर हैं, कूड़े घर हैं, जो डंपिंग आप देखते हैं, उसका एक मूल कारण यही है कि हमारे पास पर्याप्त गाड़ियाँ नहीं हैं उस कूड़े को प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचाने का। धीरे धीरे इन सभी पड़ाव घरों को हम समाप्त कर रहे हैं। पूर्व में काफ़ी सारे पड़ाव घर समाप्त हुए हैं, और जहां अभी पड़ाव कूड़े घर को चलाना ही है, कोई अभी ऑल्टरनेट नहीं है, तो उसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं कि वो ओपन उसका साइटिंग ना हो। जैसे ही हमारी गाड़ियां पूरी हो जाती हैं, लगभग 600 की फ्लीट अगर हम लोग बना लेते हैं, तो उसके बाद से पूर्ण रूप से जो इस तरीके से छोटे छोटे और अस्थायी कूड़े घर बने हुए हैं, इनको हम समाप्त करने में सफल रहेंगे। सर, कूड़े को रिसाइकिल करने के लिए भी नगर निगम कई बार अभियान चला चुका है, कई बार कोशिशें भी की गई, शासन को पत्र लिखा गया, मगर वो अब तक हो नहीं पाया। क्या आप इसकी ओर कुछ पहल कर रहे हैं? देखिए, सिबरी में हमारा प्रोसेसिंग प्लांट है जहाँ पे कूड़े की रिसाइकलिंग का है। वहाँ पे वेस्ट टू कंपोस्ट बनाने का प्लांट है हमारे पास, वेस्ट टू आरडीएफ मतलब कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने का वो है, और हमारा सैनिटरी लैंडफिल भी वहाँ पे है। इसमें जो वेस्ट का उपयोग हम एनर्जी बनाने के लिए, कंपोस्ट बनाने के लिए, आरडीएफ बनाने के लिए तब कर सकते हैं जब वेस्ट का जो है सेग्रीगेशन हो। हमको सेग्रीगेटेड वेस्ट मिले, गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग। अभी तक ये जो कलेक्शन मैकेनिज्म हमारी बहुत मजबूत नहीं थी, और उसी के साथ सेग्रीगेशन भी नहीं था। एक ही गाड़ी में हर प्रकार का कूड़ा जो है आ रहा था। हम उस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सबसे पहले कलेक्शन, और कलेक्शन के बाद सेग्रीगेशन। अभी जो नई गाड़ियां भेजी गई हैं उसमें सब में कंपार्टमेंट हैं, गीले के लिए अलग है, सूखे के लिए अलग है। पुरानी गाड़ियों की भी रेट्रोफिटिंग बना रहे हैं कि कंपार्टमेंटलाइजेशन उसमें हो जाए। एक बार हम सेग्रीगेटेड कूड़ा अगर कलेक्ट कर लेंगे, तो फिर हमारा जो प्रोसेसिंग फैसिलिटी है सिबरी प्लांट पे, उसमें हम उसका इकोनॉमिक यूज अपने कूड़े का जो है कर पाएंगे। बिल्कुल सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। ये तो कूड़े की बात रही, लेकिन अगर हम हजरतगंज या गोमती नगर के कुछ मुख्य इलाकों को छोड़ दें, तो इन दिनों एनजीटी की भी रिपोर्ट आई,
सड़कों की स्थिति बेहद बदहाल है। कभी रोड कटिंग के नाम पे कोई ट्रांसपोर्टर रोड काट देता है, कभी कोई टेलीकॉम कंपनी रोड काट देती है। तो इस तरीके से क्षति भी होती है, क्योंकि नगर निगम पैसा लगा के उसे बनवाता है। रोड कट जाती है कभी जल निगम की तरफ से। क्या सामंजस्य नहीं बन पाता है इन विभागों से आपस में? क्योंकि इस वक्त अगर आप राजधानी लखनऊ में लगभग सभी वार्डों की बात करूं तो सभी में रोडें पूरी तरीके से खुदी हुई हैं, आने जाने की कोई जगह नहीं है, लोगों को भी समस्या का सामना करना पड़ता है। इसमें देखिए अभी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट चल रहा है सीवर लाइन कंस्ट्रक्शन का, स्पेशली जो एरियाज आपने मेंशन किए हैं उसमें। तो जब सीवर लाइन बनती है तो उसमें रोड डिगिंग जो है की जाती है। उसमें रोड डिगिंग के बाद रोड फिर से रिकंस्ट्रक्शन के लिए एक समय देना होता है, 15 से 20 दिन, 1 महीने तक, ताकि उस रोड का कॉम्पैक्शन हो जाए। उसके बाद उस पर जो है कंक्रीट जो उसको रोड को रिपेयर किया जा सकता है। तो उतना तो बेयर जो है करना पड़ता है। बट ऐसे केसेस हैं जहाँ पे 1 महीने के बाद भी जो है रोड रिपेयर नहीं हुई है, उससे धूल भी उड़ती है, पोल्यूशन भी होता है। इसमें हमने नगर निगम के साथ जल निगम के साथ और जो अन्य संस्थाएं उनके साथ समन्वय स्थापित किया है कि इसको जो है तुरंत रिकंस्ट्रक्शन किया जाए। इसमें कई बार दंडात्मक कार्यवाही भी की गई हैं, हमने जुर्माना भी लगाया है, विधिक कार्रवाई भी जो है इसमें की है। तब से कुछ सुधार भी इसमें आया है और हम आगे लगातार इन सभी एजेंसियों से टच में हैं कि इस प्रकार की जो है लापरवाही ना हो। फेस टू फेस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।